आपने सुना होगा या देखा होगा, कुछ लोगों के पास बहुत सी सिद्धियां होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने एक कहानी पढ़ी। इस कहानी में बताया गया था कैसे एक इंसान के ऊपर कोई एंटिटी आती है जिसको कर्ण पिशाचनी बताया गया है। और इस एंटिटी के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी होती है जो आपकी जिंदगी का सारा कच्चा चिट्ठा जानती है, और आप उससे कुछ भी पूछ लो आपको जवाब मिलता है। कहानी में बताया गया है कैसे उस इंसान के ऊपर एक कर्ण पिशाचनी का हाथ है। कर्ण पिशाचनी के बारे में आपने कई अलग अलग कहानियां सुनी होंगी। कुछ लोगों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं। माना जाता है जो कोई इंसान कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेता है उसकी जिंदगी एकदम से बदल जाती है। उसके पास ऐशो आराम की सारी चीजें, पैसा, धन, दौलत, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। पर इसकी एक कीमत होती है, क्योंकि कोई भी चीज पाने के लिए आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। जिस इंसान की ये कहानी है वो उड़ीसा के एक पिछड़े गांव से है। गांव का नाम यहां पे बता नहीं सकता। इस आदमी की एक फैमिली है, 3 बच्चे और एक वाइफ। उसकी सरकारी नौकरी भी थी, पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं पैसों की कमी लगी रहती थी। वो नए नए तरीके ढूंढता और पैसे कमाने के लिए। इस आदमी ने अपनी फैमिली से और खुद से कुछ कमिटमेंट्स कर ली थी जो वो पूरी नहीं कर पा रहा था। आए दिन पैसों को लेके बीवी से भी बहस हो जाती थी। एक दिन वो अपनी ड्यूटी पर किसी जंगल में कुछ पेड़ों की कटाई का काम करवा रहा था। वो ऐसे पेड़ थे जो बिल्कुल बेजान हो चुके थे, मर चुके थे। उन्हें काट के नए पेड़ लगाए जाने थे। जब ये काम चल रहा था तभी से जंगल में एक आदमी नजर आया जिसने किसी बाबा जैसे कपड़े पहने हुए थे। इसने पूछा, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उस बाबा ने इसके ऊपर कुछ कर दिया। आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि क्या किया था। यह आदमी अपनी जिंदगी से इतना हताश और निराश था कि उसका भगवान पर से भी विश्वास उठ चुका था। अनजाने में हुई बाबा से मुलाकात के बाद यह आदमी हफ्ते भर तक घर नहीं गया। बाबा ने इस आदमी को देखते ही कह दिया था, मैं कौन हूं इसकी चिंता तुम मत करो, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। और इस बात के हफ्ते भर बाद यह आदमी अपने घर वापस जाता है। बीवी परेशान थी कि इतने दिनों कहाँ चले गए थे आप। बच्चे भी परेशान हो गए। तो इस आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी बीवी के सामने हाथ कर दिया। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो पैसे उनकी हैसियत के हिसाब से काफी ज्यादा थे। बीवी ने पूछा, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? उस आदमी ने कहा, हफ्ते भर यही तो कमाया है, इतनी मेहनत की है, अब तुम गिनते गिनते थक जाओगी। बस तुम मुझसे पूछना मत कुछ कि कहाँ से आए, कैसे आए। बीवी का मुंह बंद करने के बाद बच्चों से मिला, नहा धो के घर के बाहर चारपाई लगाई और सो गया। अब ये आदमी कई कई दिनों तक घर से गायब रहता। किसी को नहीं पता होता था वो कहाँ गया है। लेकिन जब भी घर आता था अपनी बीवी के हाथ में पैसे देता और चला जाता। इसी बीच बीवी ने कुछ बातें नोटिस की। जब से इन्होंने मुझे पैसा देना शुरू किया है तब से ये मेरे पास नहीं सोते, अकेले सोते हैं। और घर में जो पूजा का मंदिर है वहाँ मूर्तियाँ भी उल्टी रखी हुई है। दीवार की तरफ उनका फेस होता है। बीवी को अब कुछ गड़बड़ लगने लगी। एक रात उसकी आंख खुलती है, 2-2:30 बजे के आसपास की बात है। पति जिस कमरे में सो रहा था वो उस तरफ चली गई। उसे कुछ बदबू सी आई और कमरे से उसके पति के साथ किसी औरत की आवाज़ भी सुनी उसने। वो 2 मिनट तक वहाँ रुकी रही और कमरे से आती आवाज़ वो सुन पा रही थी।
अभी तक उसने इस पे कुछ रिएक्ट नहीं किया था। वो चुपचाप जाके अपने कमरे में लेट गई। सारी रात यही सोचती रही कि कौन है उनके साथ उनके कमरे में। अगले दिन जब उसका पति सुबह काम पर चला गया तो ये गई गांव के एक बाबा के पास। वो शमशान में बैठते हैं। उन्हें जाके सारी बातें बताई जो जो इसने नोटिस किया था। बाबा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा कि जो तुम बता रही हो मुझे लगता है उसने कुछ सिद्ध कर लिया है, और जितना मुझे समझ आ रहा है वो एक कर्ण पिशाचनी है। बीवी पूछती ये क्या होता है बाबा जी? तब बाबा जी ने उसे बताया ये एक ऐसी नेगेटिव एंटिटी होती है जिसे अगर कोई सिद्ध कर ले तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। वो आपको सब कुछ देगी जो आपको चाहिए, बस इसके बदले में उसे खुश रखना होगा। और जो वो कहे उसकी बातों को मानते रहो। अगर तुमने उसकी बात नहीं मानी इसका परिणाम बहुत घातक सिद्ध होगा। बाबा ने उससे कहा तुम अपने पति को कुछ मत बताना, वो तुम्हारी सुनेगा भी नहीं। बस उसकी हरकतों को देखो। तब तक मैं अपने गुरुजी से इसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इसका उतारा मेरे पास भी नहीं है। बीवी उठ के वहाँ से चली गई। वो बहुत घबरा चुकी थी। धीरे धीरे उसके पति में बहुत बदलाव आते जा रहे थे। उसने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। घर से बाहर जाता था तो किसी को पता नहीं कहाँ जा रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन पैसा खूब कमा के लाता था। 10-12 दिन बाद जब पति घर में अकेले अपने कमरे में बैठा था तो उनके घर के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। बीवी बाहर कपड़े सुखा रही थी तो उन्होंने पूछा भाई साहब घर पे हैं क्या? उनसे कुछ बात करनी थी। वो लोग घर के आंगन में आके बैठ गए। अब इनका घर पहले से काफ़ी अच्छा बन गया था। गांव के हिसाब से वहाँ कुछ ज़्यादा ही सुख सुविधाएं दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर में उसका पति बाहर आया, आंगन में चारपाई लगाई, कूलर चलाया और बैठ गया। बीवी देख रही थी। वो लोग वहाँ बैठे उसके पति को अपना हाथ दिखा रहे थे। यह आदमी जिसके बारे में जो कुछ भी बताता वो बात सही साबित होती। अब तो रोज़ का उनके घर में किसी न किसी का आना जाना लगा रहता था। आसपास के बाकी गांवों में भी काफ़ी नाम हो गया था इसका। जहाँ पर इनकी ज़मीन थी आसपास की कुछ और ज़मीन खरीदकर एक बढ़िया सा महल बनवा लिया। लोग इनको बहुत मानते थे। इस घर में परिवार के बाकी लोग अलग से रहते थे और लोगों से मिलने जुलने के लिए एक हॉल अलग से बनवा लिया। एक शाम को बीवी पति के पास आई और बोली वो बड़े वाले लड़के की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसकी दवा दिलवा के आ जाइए। वो उठ के अपने बेटे के पास आते आते रुक सा गया। बीवी ने पूछा क्या हुआ? वो आदमी अपनी नज़रें घुमा रहा था और कुछ सुनने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वो एकदम से बोल पड़ा ये मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। ये कह के वो चला गया जहाँ पे बैठता है। जहाँ पर इसने लोगों के भविष्य देखने का काम मुफ्त में शुरू किया था, अब इसने फीस रख ली कि किसी को भी मुझसे मिलना है, कुछ पूछना है तो चार्जेस लगेंगे। दिन पे दिन पैसों का मोह बढ़ता जा रहा था। बीवी अलग गुस्से में थी कि आपने मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कहा। तो उस आदमी ने भी गुस्से में बोल दिया मैं कुछ भी बता सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कर्ण पिशाचनी की सिद्धि है। और ये पहला रूल था कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने का कि तुम किसी को बता नहीं सकते मेरे बारे में। और यहाँ रूल तोड़ने की कोई माफ़ी नहीं मिलती, उसकी सज़ा मिलती है। यहाँ से अब उसकी ज़िंदगी फिर से बदलने लगती है। इस बात के 2 दिन बाद उसके बेटे की मौत हो गई। और मौत भी कोई नॉर्मल नहीं थी। वो रात को उठ के घर से थोड़ा दूर एक कुएं के पास गया
कुएं की रस्सी में बांधी हुई बाल्टी उसने ऊपर खींची और उस बाल्टी को अपने सिर पर तब तक मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। मौत होते ही बाल्टी नीचे गिरी। उसका आधा शरीर कुएं में झूल रहा था और आधा शरीर बाहर लटक रहा था। जब बेटे की डेड बॉडी अगले दिन घर लाई गई तो उसका बाप एक कोने में बैठा रो रहा है, पर वो अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए भी नहीं आ पा रहा। उसके कान में आवाज आए जा रही थी, नहीं 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 नहीं। वो कर्ण पिशाचनी उसे बच्चे के पास नहीं आने दे रही थी। बीवी उसी दिन अपने बच्चों के साथ मायके चली गई और वो आदमी अब उस महल में अकेला रह गया। आसपास के लोगों ने बताया अब उस महल में कोई भी नहीं जाता। वो आदमी किसी से ठीक से बात नहीं करता, हंसता रहता है, रोता है, चिल्लाता है, चीज़ों को पटकता है, जहाँ बैठता है वहीं पेशाब कर देता है। एक तरह से पागल हो गया था वो। जब यहाँ की बातें बीवी तक पहुँची तो वो अपने भाई के साथ देखने आई। वो देखती कि उसका पति उस बड़े से हॉल में अकेले डरा सहमा सा बैठा हुआ है, अपने बालों को, चेहरे को नोच रहा है, चिल्ला रहा है। ये सब उससे देखा नहीं गया। वो उसी टाइम उस बाबा जी के पास गई जिसे पहले भी अपनी समस्या बताई थी। वहाँ जाके उन्हें और भी कुछ बातें बताई कि ऐसा ऐसा मेरे पति के साथ हो रहा है, मुझे इसका उपाय बताइए। बाबा कहते ये सब तुम्हारे पति ने खुद चुना है, जिसका परिणाम वो भुगत रहा है अब। बीवी ने पूछा, पर बाबा जी उनके साथ ये कैसे हुआ? वो तो घर में पूजा तक नहीं करते थे, एकदम से उन्होंने ये सिद्धि कैसे की? क्या किसी ने उनके ऊपर कुछ करवाया है? बाबा जी ने बताया, एक दिन तुम्हारे पति को जंगल में पेड़ों की कटाई करवाते हुए एक आदमी मिला था, जिसने तुम्हारे पति को अपने वश में करके उसे लालच दिया कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तब तुम्हारा पति उस आदमी के साथ चला गया था। उस आदमी ने कुछ ऐसी सिद्धियां की हुई थी जो उससे संभाली नहीं जा रही थी, और उसी में से एक सिद्धि कर्ण पिशाचनी की तुम्हारे पति पर उतरवा दी, और ये तुम्हारे पति ने खुद किया था। वो आदमी तो बस उसे बता रहा था, और जैसा जैसे उसे बताया गया वो करता चला गया। और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए जो जो करना पड़ता है उसने वो सब खुद किया। इसका इलाज तो मेरे पास नहीं है, और अब तो ये सब तभी रुकेगा जब वो तुम्हारे पति के प्राण उसके शरीर से खींच लेगी। इस आदमी के बारे में बताया जाता है वो एक जिंदा लाश की तरह जी रहा है अब। एक पागल खाने में उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसे अब बांध के रखते हैं। वो कहते भी है ना, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, और वो पैसों के पीछे पागल हो चुका था। अब अपनी अगली कहानी पर आते हैं, जो कि एक रियल एक्सपीरियंस है, एक अर्बन लेजेंड के बारे में। अभी लास्ट मंथ मैं अपने एक दोस्त के साथ ट्रैवलिंग पर निकल गया था, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है इस बार, और मेरे पास थोड़ा टाइम भी था। तो हम दोनों मेरे दोस्त की बुलेट बाइक पर निकल गए। हमने कुछ नहीं सोचा था कि कहाँ जाएंगे, कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी है। वैसे तो हम काफ़ी सारी जगह पहले भी जा चुके हैं, पर एक जगह है जिसका शायद आपने नाम सुना हो, मुनस्यारी। उत्तराखंड में लास्ट विलेज है, उसके बाद सीधे चाइना का बॉर्डर लगता है। इस जगह पर नंदा देवी जी की चोटी भी है। तो हम दिल्ली से निकल के पहले पहुंचे अल्मोड़ा, फिर अल्मोड़ा से पहुंचे बैरीनाग, और बैरीनाग से डायरेक्ट मुनस्यारी। शाम के वक्त वहां पहुंचे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। वहां पर एक 8 किलोमीटर का ट्रैक है जिसे बोलते हैं खलिया टॉप। इस जगह पर लोग कैंपिंग भी करते हैं। यहाँ ट्रैक पर जाने से पहले वहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाती हैं, जैसे कोई बीपी का पेशेंट है तो वो बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये कोई मामूली चढ़ाई नहीं है।
पर फिर भी जो लोग एडवेंचर करना पसंद करते हैं वो चढ़ाई करने जाते हैं वहाँ। बहुत खूबसूरत सी जगह है वो। टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। इस जगह पर चढ़ने के बाद आपको नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी जगहों को पहाड़ी भाषा में बोगियाल कहते हैं। पहाड़ों के ऊपर जो प्लेन एरिया होता है उसे कहते हैं बोगियाल। और यहाँ से आपको पूरी पीक दिखाई देती है नंदा देवी जी की। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ कैंप लगे हुए थे। ये बात जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप पर है। वहाँ पर कुछ गाइड भी होते हैं जो आपकी मदद करते हैं अगर आपको कुछ चाहिए हो तो। यहाँ मोबाइल के नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते। आपके पास कुछ खाने को हो तो बढ़िया, नहीं तो फिर आपको पैसे देके खरीदना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ एक रात बितानी थी और हम दोनों अपना सामान बांध के गए थे वहाँ। 2 बड़े बड़े बैग लटकाए हुए थे हमने कंधों पर। खलिया टॉप पर पहुँच के हमने अपना कैंपिंग टेंट निकाला और एक जगह पर सही से सेट कर दिया। यहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं तो आपको अच्छे से लगाने होते हैं अपने कैंपिंग टेंट। शाम के तकरीबन 6 बजने को थे और अंधेरा होने को था। आधे घंटे में अच्छे से टेंट को लगाया, उसमें अपना सामान वगैरह रखा और बैठ गए कुछ देर के लिए। अब हमें भूख बहुत लगी थी। फिर थोड़ी देर में कुछ खाने के लिए देखा कि क्या खाया जाए। टेंट से बाहर निकले तो हमसे थोड़ा आगे कुछ 8-10 लोग आग जला के बैठे थे। टेंट बंद करके हम उनके पास चले गए। अलग अलग जगह से आए लोग वहां बैठ के खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे। एक गाइड भी था जो पैसे लेकर आपको चाय, कॉफी या मैगी बना के दे रहा था। हमने भी 2 चाय और मैगी मंगवाई अपने लिए। खाते पीते रात के 9 बज गए थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई। धीरे धीरे सब अपने कैंप में चले गए। हम भी वापस आके 2 मोटे कंबल लेके साथ में सो गए। ट्रैकिंग करके आए थे और इतना थक चुके थे कि नींद कब कब में आ गई पता नहीं चला। इस वक्त बहुत खामोशी थी वहां, बस हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हमने टेंट में एक इमरजेंसी लाइट जलाई हुई थी जिसकी हल्की सी रोशनी में दिखाई दे रहा था कि हमने अपना कौन सा सामान कहाँ रखा है। रात के तकरीबन 2:30 बजे मेरी आंख खुली। मुझे प्यास लग रही थी। मैं आहिस्ता से उठा, कहीं मेरा दोस्त ना जाग जाए। मेरे उल्टे हाथ की तरफ थर्मस रखा था जिसमें रात को सोने से पहले गर्म पानी भरवा के ले आए थे हम। मैंने थर्मस उठाया और पानी पीने लगा। अच्छा, ये जो कैंप होते हैं इनका पैराशूट कपड़ा होता है। आपको अंदर से बाहर की शैडो दिखाई देती है अगर वहाँ कोई हो तो, और अंदर कोई लाइट जली है तो बाहर से भी कोई आदमी देख सकता है कि अंदर कौन है। हमने अपने कैंप में लाइट बहुत डिम रखी हुई थी। मैं जब पानी पी रहा था तो मुझे अचानक से किसी के हमारे टेंट के पास से जाने की परछाई दिखाई दी। वो किसी नॉर्मल इंसान की परछाई से बड़ी थी। वो राइट साइड से निकलते हुए लेफ्ट साइड की तरफ चली गई। बाहर बर्फ पर उसके चलने की आवाज़ मुझे आ रही थी। मैं जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहा, हिला तक नहीं, कहीं से बाहर से पता न लग जाए। जब वो परछाई दूर चली गई तो मैं बहुत धीरे धीरे टेंट को खोल के देखता हूँ। अंधेरा था पर किसी के चल के जाने के पैरों के निशान थे वहाँ। वो बड़े से पैर जिसमें कोई जूते या चप्पल नहीं थे, उसके पंजों के निशान थे वो। मैं उसके पैरों के निशान की डायरेक्शन में देखने लगा। बाहर सभी के कैंपों में लाइट बंद थी। सफ़ेद पड़ी बर्फ पर हल्का सा नज़र आया कोई बड़ा सा घोड़े जैसा दिखाई देने वाला इंसान जिसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। वो अपने 2 पैरों पर चलता हुआ जा रहा है और चलते चलते वो एक खाई की तरफ गायब हो गया। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि अभी मैंने क्या देखा, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार देखा था मैंने। और जिस तरफ वो गया अब वहाँ से आवाज़ आने लगती है। वो बहुत हल्की सी आवाज़ इस जगह पर गूंज रही थी।
काफी दूर से आ रही थी वो आवाज। सच बताऊं तो मुझे वो आवाज बहुत डरा देती है। मैंने टेंट के बाहर आसपास देखा तो सबके कैंप बंद पड़े थे। मैं भी वापस से टेंट बंद करके कंबल ओढ़ लेट गया। जो लाइट पहले से डिम थी उसे बंद कर दिया। मुझे घबराहट सी होने लगती है। मन में सवाल उठने लगे, अगर ये कोई जानवर है और इसने हम पर हमला कर दिया तो मुझे अभी दोस्त को बताना चाहिए या सारी रात डरते हुए बस लेटा रहूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं बस चुपचाप लेटा रहा और जो आवाज़ मैंने अभी सुनी थी वो आवाज़ अब ऐसे जैसे हमारे टेंट के पास घूम रही है। कभी आवाज़ पास आती सुनाई देती, कभी दूर जाती सुनाई देती। मेरी नींद तो पहले ही उड़ चुकी थी। ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मैं कंबल के बाहर ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता था। मैं सोचता क्या ये आवाज़ मुझे ही आ रही होगी, क्योंकि सभी लोग सो रहे थे। किसी भी कैंप की लाइट नहीं जली थी। काफ़ी देर तक मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। फिर लेटे लेटे कब कब में मुझे नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह तकरीबन 8 बजे मेरी आंख खुलती है। बाहर से लोगों की आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने दोस्त को भी उठाया। टेंट खोल के देखा तो बाहर लोग बैठे चाय वगैरह पी रहे थे। कुछ लोगों ने अपने टेंट उठा भी लिए, शायद उन्हें वापस जाना होगा। मैंने अपने कैंप के बाहर आके देखा, कल रात जो पैरों के निशान थे उन पर अब बर्फ पड़ी हुई थी। रात को जरूर बर्फबारी हुई होगी। हमने अपनी जैकेट वगैरह पहनी, बाहर निकले और चाय पी। अगले 1 घंटे में हमें भी यहां से निकलना था। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं था जो मैंने रात को देखा था, पर मुझसे रहा नहीं गया। फिर एक गाइड से पूछा, मुझे लगा शायद उसकी जानकारी होगी इस बारे में कुछ। उसने बताया आपने जो देखा था, गांव के लोग उसे स्नोमैन बताते हैं। वो इस जगह की रक्षा करता है। वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। अच्छा हुआ आप कैंप से बाहर नहीं आए, नहीं तो वो आपको देख दुश्मन समझ के हमला कर देता। उसने जब ये बोला, एक तो मेरी हालत पहले से ही खराब थी, मैं और ज़्यादा डर गया। हम चाय पानी पी के अपना सामान समेट वापस नीचे की तरफ जाने लगे। मौसम थोड़ा ख़राब था और हमें कोशिश करके आज के आज ही उतरना है यहाँ से। शाम होते होते हम नीचे तक आए और एक धर्मशाला में रात बिता के अगले दिन वापस दिल्ली के लिए निकल पड़े। मैं अपने दोस्त को कुछ बताता इस बारे में तो वो कहता कि तुझे नींद में वैसे ही कुछ लगा होगा, टेंशन मत ले, वैसा कुछ नहीं है। पर मैं जानता हूँ वो मेरा वहम तो नहीं था। उस वक्त जो मैंने फील किया, जो मैंने देखा, शायद कोई समझ ना पाए मेरी बातों को। जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती, आप उनको विश्वास नहीं दिला सकते, चाहे आप कुछ भी कर लो। लेकिन अगर कोई इन चीज़ों को देख लेता है, महसूस कर लेता है, सिर्फ उसको पता होता है कि उसकी हालत क्या हुई थी उस टाइम पर, उसने क्या देखा था, महसूस किया था। ये था एक मेरा रियल हॉरर एक्सपीरियंस। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है। आज के एपिसोड को अब यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। सोचिए आपको किसी समस्या के समाधान के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है। आप जिससे मदद मांग रहे हो वो कहता है आपकी समस्या का हल है मेरे पास। फिर उन्होंने जैसा जैसा आपको बताया आपने वैसा किया, लेकिन उसके बाद से आपका जीना भी मुश्किल होता जा रहा है। अब इसमें आपकी मदद कौन करेगा? ये थोड़ा अजीब है ना जो भी मैं बता रहा हूं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहाँ आपकी भेजी गई कहानी अभी सुनाता हूँ। एक कपल जिनकी शादी के कई साल बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इस बात से वो दोनों और फैमिली वाले काफ़ी परेशान थे। अब शादी के बाद सब सोचते हैं कि जल्दी से घर में बच्चा हो, घर में खुशहाली आए। लड़के को लगता था कि उसमें ऐसी कोई कमी नहीं है,
जबकि लड़की में भी ऐसी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। दोनों हेल्थ वाइज भी ठीक थे। कई सारे अस्पतालों में दिखाने के बाद उन्होंने अब कुछ और करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद ली। जहां पर ये दोनों रहते हैं वहां पर एक तांत्रिक जो काफी प्रसिद्ध थे। इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने के लिए अपनी फैमिली में बात की। फैमिली वालों ने कहा तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम करो। अगले दिन ये दोनों पहुंचे उस तांत्रिक के पास। अपनी तकलीफ के बारे में उन्हें बताया। सामने से तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी समस्या का हल है मेरे पास। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस दिन पूरा चांद होगा उस दिन दोपहर को तुम्हारे घर में पूजा होगी। ये पूजा रात तक चलेगी और रात को जब चांद बिल्कुल सर पर होगा तब तुम्हें कुछ मीठा बनाना है और वो बना के तुम्हें घर के आंगन में एक पेड़ पर चढ़ाना है। फिर जो प्रसाद बचेगा वो तुम्हें अपनी बीवी को खिलाना है और उसी वक्त रात को बच्चे के लिए तुम्हें कुछ वक्त एक साथ गुजारना है। अभी तक इस पूजा में जो भी तांत्रिक ने बताया था यहां कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई थी। दोनों ने अपनी बात रख के तांत्रिक का आशीर्वाद लिया और चले गए। हफ्ते भर बाद वो दिन आने वाला था जिस दिन चांद पूरा निकलना था। और जैसा कि तांत्रिक ने बताया था वो दोपहर को आया और फिर रात तक घर में पूजा चली। जब चांद बिल्कुल सर पे था तब मीठे में हलवा बनाया और ये हलवा लड़की के पति को अकेले जाके किसी पेड़ पर चढ़ाना था। उनके आंगन में एक नीम का पेड़ था जो काफी पुराना था, बहुत पुराना। उसके मन में ये चल रहा था कि अब हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, हमारा भी बच्चा होगा। जब वो नीम के पेड़ की तरफ जा रहा था तो उसे अपने साथ किसी और के कदमों की आहट महसूस हुई, जैसे कोई उसके आसपास है और उसके साथ साथ चल रहा है। वो आगे पीछे देखता हुआ जा रहा था। अंधेरा था और चांद की रोशनी हर ओर फैली हुई थी। जब वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा उसने थोड़ी दूर अपनी चप्पलें उतारी, पेड़ के पास आके प्रसाद रखा और जब वो प्रसाद रख रहा था उसे लगा जैसे पीछे से कोई देख रहा है। कोई उसके सिर की तरफ झुका है और उसकी सांसों की गर्माहट कान के पास महसूस हुई। वो डर नहीं रहा था पर उसे फील हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। उसने प्रसाद रखते समय अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की, हमें एक संतान दीजिए, ये दुख हमारी जिंदगी से दूर करिए। इसके बाद वो उठा, अपनी चप्पलें पहनकर वापस चला गया। इस वक्त भी उसके साथ साथ किसी के चलने की आवाज आ रही थी। इसने अभी जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना इसके साथ साथ जो चल रहा था उसने एक्सेप्ट कर ली। जब वो घर आया तो उसके साथ वो एंटिटी भी घर के अंदर आ चुकी थी। घर आके उसके पति ने उसको प्रसाद दिया और फिर कुछ समय एक साथ बिताया जैसा कि तांत्रिक ने बताया था। लेकिन यहाँ बात यह है, जो उस वक्त लड़की के साथ कमरे के अंदर था वो फिजिकली तो उसका पति था पर उसके अंदर वो नेगेटिव एंटिटी थी जो घर तक उसके पति के साथ आ गई थी। थोड़ा वक्त साथ बिताने के बाद वो एंटिटी वहां से चली गई। उन दोनों को भी अभी तक सब नॉर्मल लग रहा था, दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। इस बात के अगले महीने बाद उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। लड़की की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। फिर कुछ टेस्ट वगैरह हुए तो रिपोर्ट में आया कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही वो दोनों बहुत खुश हुए। घर वालों को भी जब ये खबर मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। घर के बड़े और लड़की का पति, इन्होंने डिसाइड किया कि तांत्रिक को कुछ देना चाहिए। अपनी तरफ से थोड़ा सामान लेके वो गए जहां वो तांत्रिक इन्हें मिला था, पर उस जगह पहुंच के देखा तो वो वहां नहीं मिला। आसपास कुछ लोगों से भी पूछा पर किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये लोग वापस घर आ गए। इन्होंने ज्यादा इस बारे में कुछ सोचा नहीं क्योंकि घर में खुशी का माहौल था। जिसकी प्रार्थना ये हर रोज करते थे वो अब पूरी होने वाली थी।
पर इन्हें पता नहीं था कि इनकी खुशियों को नजर लगने वाली है। फैमिली वाले लड़की का बहुत ध्यान रखने लगे। वो जो कहती उसे लाके देते, पर वो लड़की कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगती है। प्रेगनेंसी के बाद से वो अपने पति को रोज कहती कि उसे मीट खाना है, जबकि उसकी पूरी फैमिली वेजिटेरियन थी और वो खुद भी। पति ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा प्रेगनेंसी के बाद से उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तभी शायद ऐसा कह रही है वो। पर उसके पति ने मीट लाके नहीं दिया, क्योंकि फैमिली में ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। उस रात लड़की ने हल्का फुल्का घर का बना वेजिटेरियन खाना खाया और सोने चली गई। रात को उसे सपना आता है कि वो अपने डिलीवरी टाइम पर किसी हॉस्पिटल में है। उसकी डिलीवरी हो रही है और जो बच्चा उसके पेट से निकलता है वो आधा इंसान और आधे जानवर के जैसा था, और वो पेट से बाहर आते ही चलने लगता है। इसके साथ ही उसे कोई बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी आंखें नहीं थी। डिलीवरी के वक्त वो बूढ़ी औरत सामने खड़ी लड़की को देखती रहती है, और जो बच्चा जन्म लेता है वो उस बूढ़ी औरत को देख के बड़ा खुश होता है, उसकी तरफ जाने लगता है। लड़की ने अगले दिन अपने पति को ये सब बातें बताई। उसे लगा कि वहम हुआ होगा, क्योंकि ऐसे में कभी कभी हो जाता है, पर ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक रात जब दोनों सो रहे थे, आधी रात के वक्त पति की आंख खुलती है और वो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर बैठी हुई है। वो अपने पेट को सहला रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हो। ये देखते ही पति ने उसे हिलाया। तब उसने मुड़ के अपने पति की तरफ देखा और देखते ही सो गई। अगले दिन पति ने पूछा, तुम्हें कल रात को क्या हुआ था? तो उसकी बीवी को याद नहीं कि क्या हुआ था। इसके अगली रात जब दोनों सो रहे थे तो सेम टाइम पर उसके पति की फिर से आंख खुली। उसने देखा कि उसकी बीवी बेड पर नहीं है, वो सामने किसी बच्चे की उंगली पकड़े हुए घूम रही थी, पर वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था। वो बीच बीच में बातें करती जैसे एक माँ अपने बच्चे से बातें करती है। पति थोड़ी देर लेटा रहा, वो सब देखता रहा कि ये हो क्या रहा है। 2-3 मिनट बाद वो बेड के पास आई, दम से बैठी और सो गई। पति को ये बात बहुत अजीब तो लगी, पर उसने उठा के पूछा नहीं कुछ कि सुबह इसके बारे में बात करते हैं। बीवी तो उसके बाद सो गई, पर वो रात भर जागता रहा। सुबह फिर उसने पूछा कि रात को बेड के पास तुम घूम क्यों रही थी, वो भी आधी रात के वक्त? तो बीवी ने कहा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? पति ने कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उसने गर्दन हिलाते हुए मना कर दिया। पति ने ये बात फिर अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तो रात में अब डर लगता है, और जब अगले दिन मैं कुछ पूछता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या था, उसे कुछ भी याद नहीं होता। दिन पर दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी थी। एक बार में 5-6 जनों का खाना वो अकेले खा जाती। फैमिली वालों को भी ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी अब तो। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी मौसी को बुला लेती हूँ, उसे काफ़ी जानकारी है इन सब चीज़ों में। घर के बड़े समझ गए थे कि इस पे कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मौसी जी को जल्दी से जल्दी आने को कहा और रात होने से पहले वो घर पहुंच चुकी थी। जब वो आई और उन्होंने देखा तो कहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके ऊपर। कहा कि अभी तो हम कहीं जा भी नहीं सकते, सुबह देखेंगे क्या करना है। अब इस रात को कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। दोनों जब साथ में सो रहे थे, और जैसा कि मैंने बताया, लड़की को पहले से ही कुछ सपने आते थे, उसे अपनी डिलीवरी होते दिखाई देती थी। पर आज इसे लग रहा था कि जो भी कुछ इसके साथ हो रहा है वो सपना नहीं, सच है। उसकी आंखें खुली थी और पति साथ में लेटा सो रहा था।
उसे दिखाई दिया कि उसके कमरे में कुछ बूढ़ी औरतें आई हैं और उसके बेड के पास आके खड़ी हो गई और वो अपने हाथों को सर पे रख के वहीं घूमने लगती हैं। वो कुछ गा रही थी और बारी बारी से आके लड़की के पेट पर हाथ रखती और मुस्कुराती। उनके हाथों की छुअन लड़की को महसूस हो रही थी। वो कोशिश तो बहुत कर रही थी कि कुछ बोल पाए, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। सबकी बारी आने के बाद जब उस आखिरी बूढ़ी औरत की बारी आई, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी, सबसे डरावनी, उसने आते ही उसके पेट पे हाथ फेरा और लड़की के मुंह के पास आके वो चीख पड़ी। और ये चीख इसके पति ने भी सुने। वो उठते ही लाइट जला देता है। उसने अपनी बीवी को देखा तो वो कांप रही थी। अपने हाथों से आंखों को बंद किया हुआ था क्योंकि वो डर चुकी थी। उस चीख की आवाज सुन के घरवाले भी कमरे में आ गए। सारे एक कमरे में बैठे रहे। ये रात काटे नहीं कट रही थी। जब सुबह हुई तो जो मौसी जी थी वो एक बाबा को जानती थी, जो किसी दूसरे गांव के एक मंदिर में बैठते थे। वो बाबा जी इन चीज़ों को उतारने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। मौसी जी उन दोनों को अपने साथ वहां लेके गई। अभी तक घर वालों को लग रहा था कि हमारी बहू पर किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है। इतने टाइम बाद ये मौका आ रहा है और शायद किसी से हमारी खुशी देखी नहीं गई। पर उन बाबा के पास जाके पता चला कि असल बात तो कुछ और ही है। वो बाबा जी देखते ही पहचान गए थे कि इसके साथ कुछ हुआ है। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि पहले भी कभी किसी तांत्रिक से कोई मदद ली है। तब उन्होंने बताया कि हमारे साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी। तब हमने एक तांत्रिक की मदद ली थी। फिर बाबा जी ने उस औरत के पेट पर हाथ रखा। वो हाथ रखते ही महसूस कर पा रहे थे कि इसके पेट में कोई इंसान नहीं है। और ये बात उन्होंने मौसी जी को बताई, जिसके बाद वो सारे डरे हुए थे कि अब क्या करें। बाबा जी कुछ बताइए इसका उपाय। बाबा ने कहा पूजा करनी पड़ेगी। अगर मैं सही हूं तो ये जो इस बच्ची के पेट में पल रहा है पूजा होते ही बाहर आ जाएगा, पर आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। आपस में बातचीत करने के बाद बाबा जी ने फिर पूजा शुरू की। जैसे जैसे पूजा संपन्न होने की कगार पर पहुंच रही थी, कुछ और रिश्तेदार भी घर आ पहुंचे। ये पूजा 3 दिन चलती है। एक रात जब लड़की को खाना देने उसके कमरे में जा रहे थे, कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो वहां किसी से बातें कर रही है। लड़की को यहां से आवाज दे के कहा खाना खा लो। तो मानो वो लड़की एकदम से होश में आई, अपनी जगह से उठी और भाग के खाने की तरफ आई। बाबा जी ने कहा था जब तक पूजा चलेगी मैं इस घर में ही रुकूंगा। और फिर रात को जब ये सब हो रहा था तो बाबा जी की आंख खुली। उन्हें कुछ नेगेटिव महसूस हुआ। वो लड़की के पास आए तो वो जानवरों की तरह खा रही थी। ये देखते ही उन्हें पता चल चुका था कि इस पर कुछ हावी हुआ है अभी। बाबा जी ने उसके माथे पर हाथ रखा, जिसके बाद से वो शांत हो गई। वो खाना खाते खाते रुक गई और लड़की को एकदम से उल्टी होने लगी। वो उल्टी काले रंग की थी और बहुत बदबू आ रही थी। घर वालों को बुलाया गया। वो देखते ही समझ गए थे कि बाबा जी ने सही कहा था। उल्टी करने के बाद से लड़की को सही लगने लगा। वो एक कोने में जाके बैठ गई, माथे पर हाथ रख लिया। बाबा जी फिर लड़की के पास आए, उसके सिर पे हाथ रखा। घर वालों को कहा कि अब ये बच्ची एकदम ठीक है। जाते जाते उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के लिए किसी तांत्रिक के पास या काले जादू का सहारा मत लीजिए। इनका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है, इतना भयानक कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये थी आज की एक कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी। उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।